ऑटोनमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आप दोनों बच्चों स्पेशली, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा तो करा था इसके बारे में डिस्कशन, बट आप दोनों ध्यान दोगे भविष्य, आपको दोनों को बोल रही हूँ। सो ऑटोनमस आइटम्स क्या होता है? जो कि बैलेंस, देखो बीओपी में एक बार दोबारा से बताती हूँ है क्या। बीओपी ना एक अकाउंट है, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री प्रिपेयर करती है, जिसमें कितने भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो को हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की, मतलब उसका खाता बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं कि कितना पैसा आया फॉरेन करेंसी में और कितना पैसा यहां से गया फॉरेन करेंसी में। अब क्या है बच्चे, ये बैलेंस होना जरूरी है। क्या है, नाम से बता रहा है ना, बैलेंस, नाम है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये दोनों क्या है, इसके डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, मतलब माइनस एंड प्लस शुड बी इक्वल। अब क्या है बच्चे, अगर एग्जाम्पल हो, आज आप सप्लायर हो या कस्टमर, किसी भी पोजीशन में अपने आप को खड़ा करो। आपको अगर कोई सामान बाहर से सपोज खरीदना है, कस्टमर होगा, आपको यूएस से कोई सामान खरीदना है, कोई से सपोज ट्यूशंस पढ़नी है, आपको किसी से कोई इंश्योरेंस लेना है, बाहर से कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या कह लो कि कोई ड्रेस ही खरीदनी है फॉर दैट सेक, कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, कुछ भी एक्स वाई जी और बायो और योर, ठीक है, आपको सामान खरीदना है। क्या आप ये देखोगे कि इंडिया में, इंडिया के अकाउंट में कितना पैसा ज्यादा या कम है, कि तुम बस अपना खरीदोगे और बेचोगे सामान, खरीदोगे बेचोगे, आपको कोई इंडिया के बीओपी से लेना देना है यहाँ पे? नहीं। सो दोज आइटम्स, ऑल दोज आइटम्स विच आर अंडरटेकन विदाउट विदाउट कंसिडरिंग, मतलब जहां पे हम बैलेंस मैच करने की उससे कंसिडरेशन से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनमस आइटम्स। क्या कहेंगे, ऑटोनमस आइटम्स, या फिर उसका दूसरा नाम होता है अबव द लाइन आइटम्स। क्या, अबव द लाइन आइटम्स। सो दीज आर अंडरटेकन विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस। ठीक है, इनको हमारे को कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे हमारा डेबिट्स इज इक्वल टू क्रेडिट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम बस सिंपल परचेज या सेल कर रहे हैं अपने खुद के पर्सनल मोटिव के उससे, कि पैसा कमाना है या खर्चना है। क्लियर? सो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल, तो होगा ना, फॉरेक्स इन्वॉल्व है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी हमने बात करी थी, अंडरटेकन विद व्यू टू अर्न मनी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस इन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आप दोनों के लिए बच्चे, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान। करंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमारे एसेट्स या लायबिलिटी स्टेटस कंट्री के या गवर्नमेंट के चेंज नहीं होते, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट बजट में था, रेवेन्यू आइटम्स बोलते थे, यहाँ पे करंट है। सो करंट अकाउंट या करंट आइटम्स, करंट अकाउंट आइटम्स आर दोज आइटम्स विच डू नॉट इम्पैक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या है, करंट अकाउंट। आप अगर किसी को डोनेशंस दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, या डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं, चैरिटी रिसीव कर रहे हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जिसको हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, वो सारे भी क्या है, हमारे करंट अकाउंट आइटम्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भी क्या होगा बच्चे, हमारा करंट अकाउंट आइटम। क्लियर? कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज या एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट को इंपैक्ट करेगा, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो एफआईआईएस के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारा क्या है, हमारा सारा कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस है। बोरोइंग्स, लेंडिंग, हाँ या नहीं, सेम वही बातें, तो वो सारा क्या है, हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो आओ दोबारा से पढ़ते हैं। ऑटोनमस आइटम्स रेफर्स टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल विच टेक प्लेस ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, देखो मैंने कहा बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं, अगर मुझे फायदा हो रहा है बाहर से सामान खरीद के या बाहर बेच के, तो मैं खरीदूंगी या बेचूंगी, ऐसे केस में मुझे भारत के बीओपी सिचुएशन से फॉरेक्स कितना है कितना ही नहीं, उससे लेना देना नहीं। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑटोनमस आइटम्स, मतलब ऑटोमेटिक है। ठीक है,
वेयर इज अकोमोडेटिंग, यहीं पे समझाना चाहूंगी। एज ए नेम सेज अकोमोडेटिंग मीन्स क्या होता है, एडजस्ट करना। क्या होता है, एडजस्ट करना। हम कहते हैं लेट्स जस्ट अकोमोडेट, है ना, लेट्स एडजस्ट, है ना। तो अकोमोडेशन मीन्स एडजस्टमेंट। जब भी दोनों साइड्स भविष्य डेबिट या क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, जब डेबिट्स और क्रेडिट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो जब मुझे एसेट सॉरी डेबिट्स इक्वल्स टू क्रेडिट्स करने हैं, दोनों साइड्स को मुझे क्या करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो जो मैं ट्रांजैक्शंस करूंगी, हमने समझा था उस दिन ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू, दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, 2 मिनट देना मुझे। तो जब भी मैं क्या करती हूँ, भविष्य एडजस्टमेंट करती हूँ, डेबिट्स को इक्वल करती हूँ क्रेडिट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। अब वो समझ लेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होती है। आप दोनों के लिए स्पेशली रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। से सपोज ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट का बच्चे टोटल जो हम कह रहे हैं, सब सब टोटल कह रही हूँ, 10,000 आया। क्रेडिट का मेरा 8,000 आया। क्रेडिट मतलब प्लस, कितना पैसा आया, डेबिट मींस माइनस जितना पैसा कंट्री से हमारे बाहर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी कंट्री से 10,000 बाहर गया और आया कितना, 8,000, 8,000। तो कितना डिफरेंस है, 2,000। ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। क्या कहेंगे, क्योंकि खर्चा माइनस ज्यादा है, प्लस कम है, तो 2,000 का मेरे पास क्या है, डेफिसिट है, हाँ या नहीं। अब ये डेफिसिट हमने नाम क्यों बोला, हमने बोला दैट बोथ द साइड्स मस्ट इक्वेट, दे मस्ट बैलेंस, दे मस्ट बी इक्वल। व्हाई, बिकॉज वी आर स्टडिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, दैट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स। जितना पैसा गया उतना ही पैसा हमारी किताब में आया होना चाहिए, ठीक है। बोथ साइड्स मस्ट इक्वल, ओके। तो अब मैं क्या करूं, ये जो मेरी क्रेडिट साइड है वो है, मेरी डेबिट साइड क्या है, ज्यादा। अब मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2,000 प्लस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। यही कर सकती हूँ ना। अब बाहर वालों को तो नहीं कहूंगी पैसे वापस दो, कहेंगे क्यों, हम क्यों पैसे दें, हाँ या नहीं। हमने अपना इंटरनली कुछ एडजस्टमेंट बिठानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक बात है। तभी दिस 10,000 विल बी इक्वल टू दिस 10,000, हाँ या नहीं। अब क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, कि ये 2,000 कहां से आया इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई बताओगे, आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं कि कहां से 2,000 आए होंगे। फॉरेन एक्सचेंज 2,000 का मैं कहां से आए होंगे, इंडिया कहां से लेके आएगा, बाहर वालों से तो मांगेगा नहीं। इंटरनल एडजस्टमेंट्स कहां से हो सकती हैं, नहीं बेटा, टैक्स तो इंडिया में तो इंडियन रुपी में मिलेगा ना, बाहर का पैसा चाहिए मुझे। किसके पास जाऊंगी मैं, सेंट्रल बैंक के पास। किसके पास, आरबीआई, ठीक है। क्योंकि आरबीआई क्या है, हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, हाँ या नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसके पास होता है। तो इसके पास जो एक अकाउंट बना होता है ना बच्चे, उसको ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। सो यहां से मैं क्या कर लूंगी, पैसा विड्रॉ, वहां प्लस कर रहा है ना, तो यहां से क्या होगा, विड्रॉ होगा। क्या होगा बेटा, यहां से पैसा विड्रॉ होगा, मतलब निकालेंगे और यहां पे हम प्लस कर, ठीक है। तो ये जो हमने इतना काम किया, यहां से पैसे निकाले और यहां डाला ताकि ये इक्वेट हो सके, इसको हम कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। क्या कहेंगे, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। क्लियर है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब से सपोज, से सपोज डेबिट्स मेरे 10 ही है और क्रेडिट्स मेरे 12,000 है। अब बताओ कौन सी साइड ज्यादा है,
क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, सो इसका अंदर पैसा आया ज्यादा और गया कम। फिर भी मुझे क्या करना है, इक्वल करना है दोनों साइड्स को। इक्वल मतलब 12,000 टोटल होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो बच्चे अब क्या करूंगी, यहाँ पे पैसा डालूंगी। कितना पैसा डालूंगी? 2,000। पहले तो इस चीज को हम कहेंगे क्या, सरप्लस। क्या कहेंगे? सरप्लस। देन योर क्रेडिट्स आर ग्रेटर देन योर डेबिट्स। अब ये 2,000 का क्या करूंगी मैं, बताओ? इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? एडिशन होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसको मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस में मैं कुछ चीज क्या कर रही हूँ, कंपनसेट कर रही है। प्लस नहीं है, एक तरह का माइनस ही है ना, तभी तो माइनस बढ़ा रही हूं ना, माइनस कम है। माइनस क्या है, कम है। इसको और माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, एडिशन होगी ना। डाल रही हूँ इसका मतलब है, हाँ या नहीं? डाल रही हूँ। सो दैट्स वाई जितना एक्स्ट्रा 2,000 मेरे पास है, व्हाट विल आई डू, आई विल शिफ्ट इट टू द ऑफिशियल रिजर्व। वहां पे क्या हो जाएगी, addition. Again, this transaction is known as accommodating transaction. This transaction is known as accommodating transaction, और इसको हम कह देते हैं below the line transactions. Why? Because they are not aimed at profit motive. They do not have profit motive. बस यहाँ पे motive क्या है, to balance, खाता मेंटेन करना, that's all. ठीक है, आओ रीड कर लेते हैं। ऑटोनमस हमने पढ़ लिया। दोज ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था डेबिट ज्यादा था या क्रेडिट ज्यादा था। These are known as above the line transactions. ठीक है, ये items. Then for example, if a company is making investments in India, अब बाहर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी, ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सच ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स और नॉट। ठीक है। अकोमोडेटिंग क्या हो जाएंगे, refers to those transactions which are undertaken to cover deficit or surplus। पहले तो हमने ये देखा ना कि 2,000 ज्यादा है कि कम है, तो डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और इसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। और ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑटोनमस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना। सरप्लस या डेफिसिट कौन क्रिएट करेगा, ऑटोनमस। उसको ठीक कौन करेगा, अकोमोडेटिंग। क्लियर है यहां तक? फिर ऑब्वियसली इनको हम बिलो द लाइन आइटम कहेंगे, और ये क्या है, इट इज डन टू सेटल द डेफिसिट और सरप्लस। तो अगर इफ सपोज देर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, ठीक है, बीओपी में क्या है, डेफिसिट है, तो ये जो डेफिसिट है ये कहां से होगा, हम पैसा कहां से निकाल देंगे, ऑफिशियल रिजर्व से विड्रॉ करके यहाँ पे पैसा डाल देंगे। क्लियर है? क्लियर बेबी, बच्चे सॉरी। Sources used to meet deficit in BOP are foreign exchange reserves, borrowings from IMF और foreign monetary authority। तो किस किस तरीके से, एक तो foreign exchange reserve आप कहां से निकालोगे, ऑफिशियल रिजर्व से, या फिर और क्या है, देखो जी, आप एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आप एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो, एक्स्ट्रा बोरो कर सकते हो, कहां से करोगे, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। ठीक बात है, तो यहां से भी पैसा आप ले सकते हो अगर आपके पास ना हो। बट भारत जो है उसमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम, सो दैट वी डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, पढ़ो कार्तिक। हम्म, और क्या बोलो, सुन नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि हम ये जो ट्रांजेक्शन्स है, ऑटोनमस ट्रांजेक्शन्स, वो क्यों करते हैं, पैसा कमाने के मोटिव से, टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अकोमोडेटिंग पढ़ो। हाँ बिल्कुल, क्या हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं ये चीजें, नहीं, जस्ट टू सेटल द खाता और अकाउंट्स। नेक्स्ट, डेफिसिट। वेरी गुड। तो इसी की वजह से तो हमारे जो ऑटोनमस ट्रांजेक्शन है, इसी की वजह से तो डेफिसिट या फिर सरप्लस होता है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये जो हमारे ऑटोनमस ट्रांजेक्शन है, दे मेंट टू करेक्ट द इम्बैलेंस। नेक्स्ट,
हाँ, तो इसमें क्या है, हम खरीद बेच रहे गुड्स सर्विसेज, चाहे वो करंट अकाउंट के थ्रू है चाहे वो कैपिटल के थ्रू है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया। ऑफिशियल रिजर्व, यस, इसका मतलब जो फॉरेक्स पड़ा है आरबीआई के पास, नहीं तो बोरोइंग्स के थ्रू, राइट, तो वो ऑफिशियल रिजर्व के अंडर ही काउंट होता है। ठीक है, आगे। एंड दीज आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे का जो चैप्टर है वो वेरी वेरी सिंपल है, बहुत बेसिक है, रेपिटेटिव है। सो बच्चे, डिसइक्विलिब्रियम क्या है? मतलब व्हेन योर डेबिट्स आर नॉट इक्वल टू योर क्रेडिट्स। ठीक है, इसका अंदर सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है। सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री सिस्टमैटिक, समझते हैं सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम से रूल्स को फॉलो करके हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इनफ्लो है तो वो कहा जाएगा क्रेडिट साइड, पॉजिटिव आइटम, अगर आउटफ्लो है तो नेगेटिव या फिर डेबिट साइड। क्लियर? of all the economic transactions, definition is same, between the residents of foreign countries during the period of time। ठीक है, ट्रांजेक्शन इन बीओपी कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अभी पढ़ के हटे, ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग, दोनों तरीके के हो सकते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर डन फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन सच एज प्रॉफिट, सेम बातें हैं। Then when total inflows on account of autonomous transactions are less than outflows, जब इनफ्लो ज्यादा है, पैसा आया भारत में ज्यादा, क्रेडिट कम हुआ, ज्यादा हो गया, आया, इनफ्लो कम है, ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो क्या होगा? सरप्लस होगा। क्या होगा? सरप्लस होगा। अगर आउटफ्लो ज्यादा है, बाहर पैसा ज्यादा गया, आया कम, इनफ्लो कम है, तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट। वेरी गुड। When the total inflows on account of autonomous transactions are less, अगर लेस हो गए इनफ्लो देन द टोटल आउटफ्लोज, देन इट विल बी डेफिसिट। इफ इनफ्लोज आर मोर देन इट विल बी अ सरप्लस। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? Suppose the autonomous inflow of foreign exchange during the year is 500 while the total outflow is 600। आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। वेरी गुड। इफ इनफ्लो इज 1000, आउटफ्लो इज 800, देन सरप्लस कितना होगा? 200। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? जब रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से तो क्या होगा हमारे पास? सरप्लस होगा। अगर रिसीट्स कम है पेमेंट से तो क्या होगा? डेफिसिट। अब कह रहे कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस इक्विलिब्रियम इन द पीओपी सिचुएशन। ठीक है, तो कारण के सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर भी तो हम पढ़ ही रहे, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो पहली बात है लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट में कॉज लार्ज इंपोर्ट्स। अब हमारे यहाँ पर भारत में ना कोई टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इट्स बेटर देन देन प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया में, लेट्स इंपोर्ट, क्योंकि वहां से थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो इंपोर्ट ज्यादा होने लग जाएंगी। हाँ या नहीं? जैसे हमने पढ़ा भी था कि इनिशियली हमारे इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी बाहर से ही ज्यादा इंपोर्ट करता था, और भारत में ये भी कहा गया था, इफ देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच इज नॉट देयर इन इंडिया, you can easily, there were less restrictions on import of technology from outside। ठीक है, तो अगर मैं बाहर से सामान खरीदूंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी है कुछ भी है, तो क्या होगा? इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? खर्चा। हाँ या नहीं? क्या बोलेंगे इसको? आउटफ्लो या फिर नेगेटिव बैलेंस इन द बीओपी। ठीक है, सेकेंड इज साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इन जनरल बिजनेस एक्टिविटीज सच एज रिसेशन और डिप्रेशन। हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सब कुछ ही इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही है, सामान नहीं बन रहा, पैसे भी नहीं है, महंगाई भी अपने यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी? बाहर से सामान खरीद के रादर बूस्ट करूंगी। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट भी खरीद सकती। यस। देन इज हाई डोमेस्टिक प्राइसेस, वही बात है, अगर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में कोई सामान महंगा है, बाहर का सस्ता पड़ता है, जैसे चाइना की वो लाइट्स, ठीक है, ये जो हम लाइट्स दिवाली पे भी लगाते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में क्या है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, चाइना से आती है सस्ती है जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट सर्ज, सर्ज मतलब एकदम से स्पर हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? Development of import substitutes. Example, technological advancement, cost falls, leads to more production and increased exports। अब क्या हुआ, हम देखो उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा इंपोर्ट्स ही होंगे, एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ सकती है, तब भी तो
डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। अगर हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना दी जो कि अच्छी है, सस्ती है, तो लोग क्या करेंगे, बाहर वाली कंट्री के लोग हमसे सामान खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। यार तो डिसइक्विलिब्रियम तो इधर वेज हो सकता है, या तो खरीद ज्यादा लिया या बेच ज्यादा लिया। ठीक है जी। चलो आगे। इकोनॉमिक में क्या आएगा, जितना भी आपका बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, बच्चे अब क्या हुआ, अगर हमारी कंट्री में इंस्टेबिलिटी है, हमारी सरकार जो है बहुत ज्यादा बदलती रहती है, हर रोज ही क्या है, न्यू रूल्स रेगुलेशंस है, सपोर्टिव नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस में यहाँ पे पैसा लगाना पसंद करूंगी कि बाहर पसंद करूंगी? बाहर। बाहर के लोग जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब उन्होंने देखा यार सरकार तो बहुत तंग कर रही है, वो क्या करेंगे, दे विल फ्लो बैक देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्ट रादर इन अ कंट्री विच इज मच मोर फ्रेंडली। है ना? तो क्या करेंगे, यहां से कैपिटल आउटफ्लोज होने लग जाएंगे बाहर की कंट्री में। ठीक है। तो पहला वही है, पॉलिटिकल फैक्टर इंस्टेबिलिटी में कॉज लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज एंड हैम्पर इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो बाहर से पैसा आएगा नहीं, और जो यहाँ के ऑलरेडी पैसे हैं वो भी कहाँ चल जाएंगे, बाहर चल जाएंगे। ठीक है। सो ये दो चीजों की वजह से इम्पैक्ट होती है, मतलब पहला क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बाहर ही जाएगा पैसा, इंडिया में नहीं आएगा, अगर स्टेबल है तो यहाँ आएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पॉलिसीज, अगर तो पॉलिसीज क्या है, फेवरेबल है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है, अगर बाहर से कंपनीज आती है इंडिया में, तो उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है। उनको कहा गया है कि आपके ऊपर जो है पोल्यूशन टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो, हमने बाकी सबको 100 कार्बन क्रेडिट्स दिए, आपको 120 130 कार्बन क्रेडिट्स हम दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के अगर मैं बेनिफिट्स मिल रहे हैं से सपोज किसी कंट्री को, तो क्या होगा, वो यहाँ पे ज्यादा आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। और वही रिस्ट्रिक्शंस लगा दो कि बाहर की कंट्री अगर यहाँ पे आएगी तो उसके ऊपर टैक्सेस भी तो ज्यादा लगाएंगे, उनको परेशान भी बहुत करेंगे, इम्यूनिटीज भी नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, वो यहाँ पे आके सेटअप करेंगी कि नहीं करेंगी, नहीं करेंगे। तो दोनों चीजें पॉलिटिकली लिंक्ड है ना सरकार के ऊपर। एक तो सरकार कितनी स्टेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा। अगर स्टेबल है तो आएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉलिसीज अगर फेवरेबल है, फायदेमंद है यहाँ पे बाहर वालों के लिए, तो यहाँ पे आके सेटअप होगा, इनफ्लोज होंगे। अगर इन अनफेवरेबल है तो क्या होगा, आगे आउटफ्लो, यहाँ पे पैसा नहीं है। दो बातें समझ आ गई आपको, ये भविष्य समझ। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स, बच्चे अब क्या हुआ, पहले जब हमारी कंट्री एकदम आजाद हुई थी तो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म आ गया था कंट्री में। ठीक है। कि हमने कोई भी बाहर के सामान को नहीं यूज करना, कंप्लीट बॉयकॉट करने लगे, स्वदेशी मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, अपने ही बनाए हुए खादी के कपड़े, जूट, ये वो, ये सारी चीजें हर कोई यूज करने लग गया था बीच में। तो बच्चे अगर तो हमारी पूरी की पूरी कंट्री में डिसलाइकिंग आ गई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक कंट्री के लिए, तो क्या होगा, हम इंपोर्ट्स बंद कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट्स बाहर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, लोग खुश होकर दिए खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स की कोई चीजें खरीद रहे हैं, इंडियन सूट साड़ीज सिल्क की है जैसे भी बहुत ज्यादा जाती है बाहर, तो वो उनकी अगर लाइकिंग है, फेवरेबल मार्केट है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। Right? So it all depends upon what? Number one, taste and preferences. Second is cross border prejudice. पाकिस्तानी सूट्स बिल्कुल ही बीच में कह रहे थे कि कोई नहीं खरीदेगा, जब लड़ाई हो रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। राइट? तो ऐसी कुछ चीजें, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए हिट रेट है तो उसका सामान हम आने नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी के लिए अच्छा है, प्यार है, तो उसका सामान बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा कंट्री में। यस और नो? भव्या आपको भी आया समझ? आप तीनों को बच्चे। ठीक है। तो सोशल में, सोसाइटी में क्या है, एक तो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सेकंड क्या है, क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिस। क्लियर? देन डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी ऑब्वियसली, ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, आपके साथ नहीं डिस्कस हुआ। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, दिखावा। ठीक है, दिखावा करना बेसिकली, जैसे अगर हर कोई डायमंड डाल रहा है तो मुझे भी डायमंड की रिंग ही चाहिए, हर किसी के हाथ में आईफोन है तो मेरे को भी आईफोन चाहिए, हर एक के पास से सपोज एक्टिव वेयर में नाइकी है तो मुझे भी नाइकी चाहिए, सो दैट इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इन द कंट्री इज बाइंग इट, इवन आई। ठीक है। जैसे अमीर लोग हैं, आप देखोगे ज्यादा सबके घर में फरारी, जो बहुत ही अच्छे घरों के होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही रिच होते हैं, तो उनको पता है कि हाँ एक स्टेटस सिंबल है। ठीक है। चाहे उनको जरूरत भी नहीं है, बट इवन देन दे विल बाय।
दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया, योर डेबिट शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट्स, दैट मींस टोटल रिसीट्स शुड बी इक्वल टू टोटल पेमेंट्स और टोटल इनफ्लोज शुड बी इक्वल टू टोटल आउटफ्लोज। क्लियर? तो अकाउंट्स में यही कहेंगे ना, रिसीट शुड बी इक्वल टू पेमेंट्स या फिर डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स। ऑपरेशनल सेंस में मतलब अगर हम अकाउंट्स को छोड़े और यहाँ पे बात करें तो कह रहे कैलकुलेट क्या करोगे, करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जो भी हमने पढ़े। करंट अकाउंट बैलेंसेस दोबारा से बता देती हूँ, इसमें क्या आएंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। कैपिटल में क्या आएंगे, एफडीआई, एफपीआई, क्लियर, एंड बोरोइंग्स, लेंडिंग, वेरी। ठीक है जी। नाउ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, ये मैंने समझाया भी था, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आप दोनों प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे। जब सिर्फ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसमें हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह चीजें भी आती है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी आता है जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारा क्या होता है। ठीक है, तो अब इसी को रीड कर रहे हैं, आ जाओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड इधर वाली साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड, हाँ ठीक है ना, ऐसे होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दिस इज योर करंट अकाउंट बैलेंस। So balance of trade is that account which records only import and exports of goods only, underline। BOT क्या होता है, only goods। ठीक है। Current account balance is that account which records import and export of goods and services, unilateral transfers and income from investment। चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो डिविडेंड है, प्रॉफिट्स है, हमें पता ना ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास एक तरह का रेवेन्यू है ना, हाँ या नहीं, इसमें कोई एसेट्स या लायबिलिटीज तो नहीं है ना, तो देयरफॉर करंट अकाउंट बैलेंस। फिर बच्चे यहाँ पे हम बीओटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब जो गुड्स है उसको विजिबल आइटम भी कहते हैं। ठीक है, वेर एज जो हमारे सर्विसेज है वो क्या होती है, इनविजिबल आइटम्स। तो यहाँ पे विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल सारे आ जाएंगे। सो इट इज द सम टोटल ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल प्लस बैलेंस फ्रॉम इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वर्क। क्लियर, मतलब नेट आएगा। समझ पा रहे हैं बात? Next is it involves international transactions relating to physical goods which can be seen crossing the borders। Obviously goods है तो physical in nature है और वो दिखेंगे अगर borders cross कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज क्या होते हैं, इनविजिबल। यहाँ पे बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन क्लासेस बाहर दे सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेस आप कर सकते हैं। क्लियर? सो वो क्या है, जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप देख सको थ्रू नेकेड आइज, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा, it involves international transaction relating to physical goods which can be seen as well as transactions relating to services which cannot be seen through the borders। क्लियर है जी? क्वेश्चंस एक बार मैं रीड करा देती हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे हैं, उसके बाद आप दोनों बच्चे पिछला लेक्चर अभी देखोगे बैठ के। डिफाइन ट्रेड सरप्लस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम करंट अकाउंट सरप्लस। अब भी बात करी, ट्रेड सरप्लस क्या हो जाएगा बच्चे, when your exports of goods are greater than या more than import of goods only, physical। ठीक है ना, whereas current account surplus क्या हो जाएगा, when your balance on visible plus invisible items, ठीक है ना, is and your unilateral income सारी जो है वो exports की या income inflows है, they are more than your outflows। clear? आ जाओ। Trade surplus refers to excess of value of export of visible item over import of visible item in the BOP, and current account surplus refers to the excess of receipts, कह सकते हैं ना सारे, yes, from value of export of visible, invisible and transfers over your import ना। ठीक बात है, तो समझ आया, दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस। ठीक है, ऑब्वियसली विच वन इज ब्रॉडर, करंट अकाउंट इज ब्रॉडर क्योंकि उसमें विजिबल या फिर बीओटी भी इंक्लूडेड होता है। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, वही बात है अभी हमने ऊपर पढ़ा, ट्रेड क्या हो जाएगा, ओनली रिलेटेड टू गुड्स। तो सरप्लस कब हो जाएगा, व्हेन योर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन योर इंपोर्ट्स।
डेफिसिट क्या हो जाएगा उल्टा, व्हेन योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर अ ईयर, ठीक है ना। A country with trade deficit cannot have current account surplus in the BOP. Do you agree with this statement? Discuss the reason. This is important. यहाँ पे एस्ट्रिक बना भी हुआ है, important लिख लो. This is quite often asked in the paper. पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन. कह रहे हैं अगर कंट्री में ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब हाँ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है ना। द विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, क्या है, योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। सो बच्चा कह रहे कैन नॉट हैव करंट अकाउंट सरप्लस, तो कह रहे कि ऐसा होगा कि लोगों करंट अकाउंट सरप्लस नहीं आएगा, कि ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, क्यों, हमारे पास और आइटम्स भी होते हैं, बट यूजुअली दिस इज अ ऑब्वियसली ग्रेटर पार्ट ऑफ द entire thing. So, no, trade deficit occurs when value of goods is more than the value of exports. ठीक है, इंपोर्ट्स आपने ज्यादा कर दी, एक्सपोर्ट्स आपकी कम है. ट्रेड डेफिसिट इज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, नहीं उल्टा है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ये इसको करेक्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज ग्रेटर ना, डेफिसिट की बात हो रही है, करो इसको करेक्ट, ठीक है। सो अब ट्रेड सरप्लस का trade surplus in the situation will arise deficit on account of current trade is less than the surplus on account of invisibles. कह रहे ट्रेड सरप्लस क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डेफिसिट ऑन ट्रेड, ये दिस शुड नॉट बी ट्रेड सरप्लस ना, दिस शुड बी करंट अकाउंट सरप्लस. रुक जाओ एक मिनट, करंट अकाउंट सरप्लस इज सिचुएशन व्हेन द डेफिसिट ऑन ट्रेड अकाउंट हाँ इज लेस देन द सरप्लस, राइट. सो मेक इट करंट अकाउंट सरप्लस, CAS टोटल, ठीक है। करंट अकाउंट लिख लो बस, यहाँ पे सरप्लस तो लिखा हुआ है, एस चाहे नाम लिखो तुम, करंट अकाउंट सरप्लस देखो क्या है, समझो दोबारा से, ये पार्ट क्या कह रहा है, देखो पहले आपको बोला डू यू अग्री, नो वी डू नॉट अग्री, व्हाई, बिकॉज करंट अकाउंट में और चीजें भी आती है, विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं, और इम्पोर्ट सॉरी वो जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो दो तीन चीजें भी तो है ना भाई, उसमें तो पैसा इनफ्लो ही हो सकता है नहीं है कि आउटफ्लो हो ही ना, ये बहुत कम हो, हाँ या नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस वजह से पहला 1 मार्क इज डू यू अग्री, नो वी डू नॉट अग्री, ठीक है। देन डिस्कस विद रीजन, तो वी आर डिस्कसिंग, वी आर सेइंग कि देखो पहली बात तो डेफिसिट कब आता है, करंट अकाउंट सॉरी ट्रेड डेफिसिट कब आता है, जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है देन एक्सपोर्ट्स, तो हमने फिर उसका फॉर्मूला दे दिया। फिर हम बात करेंगे करंट करंट अकाउंट सरप्लस की, तो कह रहे करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब हमारा जो डेफिसिट है ना, कहाँ पे, ट्रेड अकाउंट का, मतलब जो सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा है हमारे पास, इस दिस इज डेफिसिट इज लेस, मतलब कि बाकी चीजें जो है वो तो ज्यादा है ना, हाँ ही नहीं, इनविजिबल्स पे सरप्लस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ज्यादा है हमारे पास, इनफ्लो है, यूनिलेटरल ट्रांसफर ही इनफ्लो ही आ रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली करंट अकाउंट सरप्लस आ जाएगा। तो यू कैन इवन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर करंट अकाउंट सरप्लस, सो यू कैन सिंपली राइट डाउन बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ, हमारे पास विजिबल आइटम्स प्लस इनविजिबल आइटम्स, वही बात है, बैलेंस होना ऊपर से, ये या फिर ये वाली डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, दिस वन, जी, ये भी, it is a sum total of trade balance, balance on invisible, balance on unilateral, balance on income, ठीक है ना। and then last line में you can say that when your trade deficit is less than your entire surplus on current account, ठीक है, then आपके पास end में जो आएगा that will be current account surplus. किसी को इस आंसर में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे प्लीज पूछ लो, तो मैं थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ, परेशानी हो रही है, हाँ जी, रीजन नहीं समझ आई, लैंग्वेज नहीं समझ आएगी बच्चे, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा, ठीक है, समझा रही हूँ।
देखो जी, सारे प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ऊपर ही आएंगे। करंट अकाउंट है, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज नहीं होता किसी कंट्री का। ये ठीक है, ओके। अब करंट अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, पहले उसको तोड़ तोड़ के बात करते हैं। पहले कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मीन्स गुड्स। इसमें से जो भी बैलेंस आता है, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स अगर हम करेंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स अगर हम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके। तो अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे डेफिसिट आया, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मतलब क्या यार? एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स, या फिर इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, या फिर गुड्स ओनली। ये क्लियर है वन? अब क्वेश्चन तुम्हें कह रहे हैं, पहले तो मैं इसको समझा देती हूँ। एक तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स या फिर गुड्स होता है। फिर सेकंड आपके पास क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, या फिर जिसको हम सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, चैरिटी, रेमिटेंसेस। फोर्थ पार्ट आपके पास आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी। ओके। दैट मीन्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड। क्लियर? तो मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, प्लीज बहुत ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड कि अगर डेफिसिट है बीओपी में, ये है, अगर ये है, क्या जरूरी है कि यहां पर भी डेफिसिट हो, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस नहीं आएगा? तो क्या तुम बताओ, ऐसा जरूरी है? बोलो। नहीं ना, क्योंकि उसमें और तीन चीजें भी तो है ना। और तीन चीजें वहां से हो सकते हैं सारा कुछ प्लस ही आ रहा हो, मतलब इनफ्लोज वहां पे ज्यादा हो, हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये तो बात करी हमने। हमने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डेफिसिट हो, तो टोटल भी डेफिसिट ही होगा, वहां पे सरप्लस हो सकता है। कब होगा? कब होगा? जब ये कम है, डेफिसिट इन बीओटी इज लेस देन द बैलेंस ऑन इनविजिबल। बस यहाँ पे इनविजिबल लिखा है हमारे आंसर में, मैं कह रही हूँ वी शुड इंक्लूड ऑल द अदर थिंग्स आल्सो। यस और नो? सो वी विल इंक्लूड व्हाट? योर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम आल्सो। अगर यहां से पैसा इनफ्लो में ज्यादा है, सरप्लस अपने आप हो जाएगा ना। अब मैं प्रैक्टिकल आपको फिगर से जिसको समझ आता है उस हिसाब से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल है, से सपोज यहाँ पे मेरे पास आए -100, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कह लो इम्पोर्ट्स आ थे, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ज्यादा है, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज लेस है। से सपोज यहाँ पे मेरे पास +120 आ गया। अब मैं आगे की अगर कहानी नहीं भी लेती, यूनिलेटरल और इनकम को नहीं भी कंसिडर करती एज पर आर एक्सप्लेनेशन इन द आंसर, व्हाट विल आई गेट? +20। दैट मीन्स करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अगर अब इसको मैं और इंक्लूड कर दूं, वो कर दूं और ज्यादा एक्सपैंड कर दूं, अगर ये भी से सपोज, और छोड़ो, बिल्कुल ही नेट टू नेट लेके जाती हूँ, ये भी अगर 100 है प्लस, यहाँ पे 10 प्लस आ गया, यहाँ पे 30 प्लस आ गया, तो अपने आप क्या होगा? 40 प्लस आ गया कि नहीं आया? तो ये भी करंट अकाउंट सरप्लस ही तो है। क्लियर है सबको? पीयूष, पक्का? ठीक है जी, चलो आगे। अब क्वेश्चन क्या है कि कैपिटल क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ करंट अकाउंट के बारे में पूछा था, दैट्स व्हाई। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस। क्लियर? State any two factors responsible for inflow of foreign currency. This is what chapter forex, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इनफ्लो ऑफ इन्वेस्ट